बाजार बोलता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा का एनालिसिस करना और उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस का हालचाल जानना और उसके बाद देखेंगे कि बाजार किस तरह से क्या बोलना चाहता है। एफआईज डीआईज की समीकरण देख लेते हैं किस तरह के कल के बनते हुए दिखाई दिए। तो एफआईज डीआईज ने तो कल के सत्र में दोनों ही नई बिकवाली की है, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं डीआईज की तरफ से, तो क्योंकि डीआईज काफ़ी समय से खरीद रहे हैं तो 820 करोड़ रुपए की डीआईज की तरफ से सेलिंग आती हुई दिखाई दी। हालांकि एफआईज का भी इस मार्केट की कैप को देखते हुए और एक बड़े जो मूव्स हैं उनको देखते हुए करीब 654 करोड़ रुपए की एक माइल्ड सेलिंग कह सकते हैं। ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें कि किस तरह से ट्रेड कर रही हैं इस समय एशियाई बाजार और साथ ही बाकी जो अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग किस तरह की देखने के लिए मिली है। तो एशियाई बाजारों में नज़र डालें तो निक्काई में करीब करीब आधा फीसदी का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। कोस्पी करीब आधा फीसदी बढ़कर कामकाज कर रहा है। शंघाई थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है वहाँ पर। इनफैक्ट जो शंघाई है वहाँ पर कंसर्न काफ़ी उभर कर भी आ रहे हैं। बातें ये हो रही हैं कि जिस तरह की एक मोमेंटम इकोनॉमी पकड़ने की कोशिश कर रही थी मिड टर्म में, वो दोबारा से लूज होता हुआ दिख रहा है। हैंसेंग में करीब आधा फीसदी का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। डाउ में एक अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिली, करीब आधा फीसदी से ज़्यादा का उछाल देखने के लिए मिला। उसी तरह की तर्ज पर इंडियन मार्केट भी चल रहा है। इंडियन मार्केट में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, करीब चौथाई से आधा फीसदी की बढ़त इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिल रही है। कुछ सर, अगर मैं इस समय आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बैंकिंग को छोड़कर आपकी रडार पर कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो आपको लगता है कि ये, अब चूंकि नेक्स्ट मंथ जो होगा जुलाई सीरीज होगी, उस पर सभी का फोकस दो चीजों पर होने वाला है। एक कि अर्निंग्स कैसी शुरू होंगी, दो बजट कैसा रहेगा, और तीसरा एक और भी चीज हम जोड़ देते हैं कि मॉनसून पर प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि मॉनसून की प्रोग्रेस काफ़ी कुछ वेस्टर्न कोस्ट से तो अच्छी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंट्रल इंडिया है वहां से बहुत ज़्यादा अभी तक पॉजिटिव रुझान नहीं बने हैं। सर कैसे देखें? हाँ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ओवरऑल बारिश का मौसम अच्छा रहेगा। वेस्टर्न, ऑफ कोर्स आई एम पार्ट ऑफ वेस्टर्न, तो बारिश तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है एफएमसी स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर आईटीसी पे नजर होनी चाहिए। इसलिए टाटा कंज्यूमर इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ क्योंकि सर अगर मानसून अच्छी रहती है अबाउ नॉर्मल इन द साउथ तो कॉफी प्लांटेशन अच्छे रहेंगे। और टाटा कॉफी के प्लांटेशन काफी ज्यादा है। और आप जैसे ही आपको पता है, जस्ट बिफोर 2 वीक्स आई वाज इन केरला, और मैंने जब ये सब प्लांटेशन देखे टाटा कॉफी के, तो बहुत ही ट्रेमेंडस इन्वेस्टमेंट है। तो आई थिंक रेंज इफ अबव मॉन्सून अबव नॉर्मल आते हैं तो एफएमसी स्टॉक्स में एक खरीदारी करनी चाहिए जुलाई एक्सपायरी के लिए। वन ऑफ माय फेवरेट पिक वुड बी टाटा कंज्यूमर। काफी पिटा हुआ स्टॉक है, 1060 के स्टॉप लॉस से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए एक महीने के लिए। 1220 तक के टारगेट आ सकते हैं। जी, कुछ एक सवाल भी दर्शक भेज रहे हैं, उनके सवाल भी लेते चलते हैं। शुरुआत करते हैं। पुनीत शर्मा जी का सवाल मिला है इन्फीबीम पर। सर 3400 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 34 रुपीज़ के प्राइस के, क्या सजेस्ट करेंगे इनको? इन्फीबीम मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा सर एग्जिट, क्योंकि ये स्टॉक मुझे याद है सर, आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक्स इन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। ये अहमदाबाद बेस्ड स्टॉक ही है। आप इन्फीबीम, इन्फीनियम टोयोटा करके उसकी बहुत सारी एजेंसीज भी है, तो जो सीसी एवेन्यू भी बाय आउट किया है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ टर्न अराउंड नहीं हुआ। 8 साल से मैं ये स्टॉक को ट्रैक करता हूँ, तो मेरी राय ये रहेगी इन्वेस्ट योर मनी समवेयर बेटर। आई गेस इवन निफ्टी इंडेक्स ने इससे अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे स्टॉक्स जो 5 साल तक बेंचमार्क के इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते, उस स्टॉक के पोर्टफोलियो में मत रखिए। चलिए, इन्फीबीम पर तो इनको बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है सर की तरफ से, लेकिन इनका सवाल यूको बैंक पर ले लेते हैं। सर यूको बैंक पर कुछ पॉजिटिव है क्या? 2100 शेयर हैं इनके पास 61 रुपए के। यूको बैंक डेफिनेटली छोटी बैंक है, बट सर मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक विल डू गुड। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कीजिए। बट काफी लो बिटा है सर, मैं ऐसे ही जो चार्ट देख रहा हूँ अभी, तो पिछले 4 महीनों से सर ये 52 और 60 की रेंज में है। हालांकि बैंक निफ्टी आज लाइफ हाई पे है। तो बस मैं तो यही सिंपल स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स को बताता हूँ कि आपका स्टॉक अगर आपके बेंचमार्क इंडेक्स से 3-4 महीने तक परफॉर्म नहीं करता, क्यों इसको स्टॉक रखना है। अब मैं तो यही मानता हूँ, किसी स्टॉक से शादी मत कीजिए। अगर वो रिटर्न देती है तो उससे उसके साथ रहिए। शादी ऑलरेडी हम लोग करते हैं लाइफ में एक बार। तो यूको बैंक से एडीज कीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट कीजिए। वहां पर मुझे लगता है आईबीटा स्टॉक है, छोटा बैंक है। वहां पे 72 के स्टॉप लॉस से आपको 120 तुरंत मिल जाएगा। जी,
प्रतीक अग्रवाल जी का सवाल है सर, आरवीएनएल और एनबीसीसी पर, इनमें क्या लग रहा है आपको अगले 6 महीने के लिए? हाँ डेफिनेटली, अगर 6 महीने का व्यू है तो काफी अच्छा स्टॉक्स है आरबीएल और एनबीसीसी। बट विद इन अंटिल बजट आप पेशेंस रखना। वॉलेटाइल रहेगा या कंसोलिडेशन रहेगा, इरिटेशन होगा, क्योंकि जो पीएसयू का थीम था 4 जून से पहले कि कोई भी पीएसयू हर रोज चलता था, वो ऐसा मोमेंटम नहीं रहेगा पीएसयू स्टॉक में, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेडर्स की और इन्वेस्टर्स की स्टॉप लॉस ट्रिगर हुई है 4 जून को, तो थोड़ा वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शॉर्ट टर्म के लिए उसमें थोड़ा फिज आउट हो गया ऑल पीएसयू स्टॉक्स। तो दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि आप बजट तक वेट कीजिए, बजट के बाद रैली आएगी, तो डेफिनेटली आपका व्यू 6 मंथ्स का है, तो दैट्स अ गुड टाइम फ्रेम। 153 स्टॉप लॉस एनबीसीसी में रख के आप होल्ड कर सकते हैं। 6 महीने में आपको यहाँ से 20% अपसाइड मिल सकता है। जी, आज एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट भी आई है सिटी की इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पर, उस पर बात करते हैं। उनका कहना है कि सितंबर तक जो टेलीकॉम कंपनीज हैं ये 15% तक टैरिफ बढ़ा सकती हैं, और उनका कहना है कि जियो का जो 5G होगा उसके जो प्राइजेस होंगे वो डिफरेंशियल रेट्स रहेंगे। डिफरेंशियल रेट्स मतलब कि अगर आप लोअर ग्रेड की सर्विस यानी कि 4G और उससे नीचे की सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको शायद कम टैरिफ देना होगा, और जो 5G होगा उसका ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करेगी कंपनी। साथ ही अगर देखें तो उन्होंने वोडाफोन आइडिया के लिए भी बातें बोली है, काफ़ी कुछ सवाल भी आते हैं, काफ़ी कुछ ये चर्चाओं में रहता है शेयर। सिटी ने भी बोला है कि हालिया फंडिंग से कंपनी जो एक बड़ा चंक उठा चुकी है, इससे ये कैपेक्स करेगी, अच्छे से कैपेक्स कर पाएगी। और कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बोली है कि वोडाफोन आइडिया का जो खराब समय वो निकल चुका है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कंपनी के लिए जो विजिबिलिटी है और जो इनको टैक्स के जो पैसे देने हैं सरकार को, उसको लेकर भी उन्होंने बोला कि दे देंगे, तो ये एक अच्छी खबर। साथ ही अगर देखें तो इंडस टावर में दोबारा से डिविडेंड शुरू होगा, ऐसा सिटी की रिपोर्ट कहती है, क्योंकि पीछे जब हमने देखा था कि इंडस टावर का थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था तो उस समय पर एक हेफ्टी डिविडेंड नहीं आ रहा था, तो अब सिटी को लगता है कि यहाँ से डिविडेंड अच्छा पे आउट मिलेगा। उन्होंने लेकिन टेलीकॉम में 2 पिक अपनी टॉप पर रखी हैं, जिसमें उनका कहना है कि भारती एयरटेल, जिस पर कि लक्ष्य उन्होंने 1520 रुपये का दिया, खरीदारी के टारगेट्स दिए हैं। साथ ही इंडस टावर, उनका मानना है कि 450 रुपये के टारगेट्स लिए जा सकते हैं। कुछ सर, आप इस सेगमेंट में ये जो 4 कंपनियां इस समय पॉपुलर हैं, रिलायंस चूंकि एक डाइवर्सिफाइड प्ले हो जाता है, लेकिन अगर हम भारती, वोडाफोन और इंडस टावर इन तीनों को भी देखें तो कैसे देख रहे हैं सर? तो ओवरऑल इंडस्ट्री पे मैं बुलिश हूँ सर। इंडस टावर को मैं शायद ट्रैक नहीं करता, बट ये तीनों में बुलिश इसलिए हो सर। डेटा इज द ऑक्सीजन। आज हम बात कर रहे हैं तो डेटा की वजह से कर रहे हैं, यानी डेटा ऑक्सीजन बन चुका है। इट्स नॉट मोर अ लग्जरी। मुझे याद है सर, हम लोग 1 GB के लिए 250-250 रुपये महीने देते थे, तो दैट टाइम इट वॉज अ लग्जरी, बट राइट नाउ इट्स अ नेसेसिटी। तो ये तीनों कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी है। आई नो व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादातर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट आइडिया में मैं बाय इसलिए बोल रहा हूँ सर। एक तो गवर्नमेंट का स्टेक हो गया, सेकेंडली नो ब्लाइंडर है, 3 ही प्लेयर्स है मार्केट में। और अगर वोडाफोन आइडिया को खराब स्थिति होती तो ये 5-6 साल में कंपनी बंद हो चुकी होती, बट यू यू सी द यूजर बेस रिमेन स्ट्रॉन्ग, मार्केटिंग स्पेंड रह रहा है, दे आर पेइंग बैक द इंटरेस्ट, दे आर पेइंग बैक द लोन। तो जो लोग छोटी छोटी कंपनियों में, मिड कैप स्मॉल कैप में, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिजनेस क्या करती है आइडिया, उसमें पैसे लगाते हैं, इससे अच्छा है आइडिया में लगाओ। तो शायद 84 तक ये स्टॉक आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मल्टी बैगर है ये स्टॉक। क्योंकि सर, मैं आपने मेरा ये मान टारगेट कितना बताया, एक बार फिर बता दीजिए। 84 रुपीज इन अ लॉन्ग टर्म। 84? यस, क्योंकि सर ये मेरा मानना है सर कि गवर्नमेंट कैन रिवर्स मर्जिंग कर सकती है बीएसएनएल एमटीएनएल को आइडिया में। दैट इज माय लॉन्ग टर्म व्यू। तो मुझे ये लग रहा है कि आइडिया पे बैट लगानी चाहिए 12 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी आइडिया। 100 रुपीज है अगर आपके पास टेलीकॉम में लगाने के लिए, तो 30% आइडिया में लगाया, 40% आप भारती एयरटेल में, और 30% जियो में। तीनों का जो रीजंस है वो अलग अलग है। बिकॉज आइडिया में प्योरली मल्टी बैगर आइडिया है। भारती एयरटेल बिकॉज दे आर वेरी प्रीमियम इन से लैंडलाइन, और जो उसका वेस्ट बंगाल और गुजरात में उसका जो होल्ड है वो काफी बढ़िया है। और जियो भी नो पैन इंडिया है। तो तीनों का लॉजिक अलग है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज एनी वन कंपनी सर, सो रादर वी विल इन्वेस्ट इन ऑल 3 टेलीकॉम कंपनीज। बिल्कुल। आज तक जितने भी एनालिस्ट से मैंने बात की है उनके जो टारगेट से 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, इसलिए थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था कि 84 रुपीज़
तो आई थॉट कि ये जो प्राइस सर ने बताया सर, वो 2 साल 1 साल पहले सुजलोन का जब 8-10 रुपए चल रहा था, तब टारगेट 48 मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ है। तब मुझे सब लोग बोल रहे थे पॉसिबल नहीं है, बट सर अब कंपनी क्या कर रही है, वो देखो डेट रीपेमेंट कर रही है। सो आइडिया तो नाउ इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी सर, बोल सकते हैं तो गवर्नमेंट का स्टेक है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट बच्चे में नहीं जाने देगी कंपनी को। बिल्कुल। तो कुछ सर काफ़ी बुलिश हैं, आइडिया पर 84 रुपये का टारगेट दिया। ये तो एक मल्टी बैगर नहीं, मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा अगर 17 का 84 हो गया सर। F&O का शेयर है, 40,000 का लॉट साइज है। अगर किसी ने लॉट में पोजीशन बन गई किसी की और लॉन्ग टर्म उसने कैरी ओवर कर लिया विद द हेजिंग, तो और सर काफ़ी एक अच्छे दूसरा रिटर्न्स मिल जाएंगे। सर दूसरा लॉजिक है, कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटली या ऐसा कुछ खराब काम करती है ना, तो एनएसई तुरंत उसको एफ में से निकाल देती है, बट आइडिया को आज तक नहीं निकाला, क्यों सर? गेटिंग अ पॉइंट सर, इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुकी हैं, वीना बहादुर जी। मैम गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। पूछिए अपना सवाल प्लीज़। थैंक थैंक यू। मैंने अभी लाइव पैसे ढूंढाऊंगी नहीं किया था। मेरा बजाज फाइनेंस के ऊपर गई है। मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी पिछले 2-2.5 साल से है। थोड़ा बजाज फाइनेंस का नाम भी बहुत सुना था, उसको आज थी। मेरे पास अभी 10 शेयर्स है और एवरेज कॉस्ट आता है 7,020 का। 7,000 का एवरेज कॉस्ट आता है। जी जी बिल्कुल मैम, हम आपके लिए व्यू दिलवा देते हैं। कुछ सर इनके पास बजाज फाइनेंस के शेयर हैं 7,025 रुपये की एवरेज के। क्या करना चाहिए सर? सर मेरा व्यू सेल है। दो रीजन है टेक्निकली, अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ सर, बजाज फाइनेंस इज करंटली ट्रेडिंग 200 दिन की एवरेज के नीचे, यानी 7,200 का 200 दिन का एवरेज है, उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मैं व्यूअर को बता दूं, 200 दिन का एवरेज का मतलब ये है कि 1 साल का एवरेज प्राइस। तो 1 साल का जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी उसकी जो दो 1 साल की एवरेज है उससे 10% ऊपर चल रही है। बैंक निफ्टी 15% ऊपर चल रही है। तो आप देखो कि आपका स्टॉक जो फ्रंटलाइन स्टॉक है वो नहीं चल रहा है, तो इसको एग्जिट, पहले तो टेक्निकल व्यू पे एग्जिट ही है। आपका कैपिटल बचाओ, मेरी राय ये है कि इसको एग्जिट करो। सेकंड मेरा व्यू फंडामेंटल ये है सर कि बजाज फाइनेंस जो एनबीएफसी में प्रीमियम कमा रहा था क्रेडिबिलिटी की, वो अभी जियो फाइनेंस के आने से मार्केट शेयर कम होगा। तो मेरी राय है कि शिफ्ट टू जियो फाइनेंशियल, एग्जिट बजाज फाइनेंस। बिल्कुल, तो बजाज फाइनेंस से फिलहाल एग्जिट करने की राय है मैम। लगभग आपको भाव एग्जिट मिल रहा है, तो कोई नुकसान नहीं है, तो एग्जिट कर लीजिए। सर से हम कुछ कॉल्स भी लेंगे इस शो के दौरान ही, जिसमें कि आप वहां पर स्विच कर सकती हैं अपने पैसे को, या हम लॉन्ग टर्म कॉल, सर ने अभी बताई कि आइडिया जैसे सर ने 17 रुपये के भाव पर चल रहा है और 84 रुपये के टारगेट्स के लिए बताया, तो आप ऐसे शेयर्स में भी आप अपने पैसे को स्विच कर सकती हैं। बजाज फाइनेंस में सर को लगता है कि चार्ट पर ये काउंटर वीक है। बाजार बोलता है को यहीं पर विराम देते हैं।